ये एक पर्सनल कांटेक्ट प्रोग्राम लेकर आए हैं राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए। ये सीनियर सेकेंडरी लेवल के स्टूडेंट्स के लिए है और आज का हमारा शीर्षक है वयस्क मताधिकार, चुनाव प्रक्रिया और प्रतिनिधित्व की प्रणालियां। और इस विषय पर आपको विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे विशेषज्ञ। आप हैं श्री अरुण कुमार, लेक्चरर SLERT डाइट, घुमनहेरा, दिल्ली से। स्वागत है सर आपका हमारे स्टूडियो में। और जैसे सर हमने अपने सभी सुनने वालों को बताया कि हम बात करने वाले हैं मताधिकार, वयस्क मताधिकार की हम बात करने वाले हैं, चुनाव प्रक्रिया और प्रतिनिधित्व की प्रणालियों को भी हम शामिल करेंगे अपनी चर्चा में। तो जब हम बात करते हैं वयस्क मताधिकार की तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये एक राइट जो हमको मिलता है एक लोकतांत्रिक देश में। तो जब इसकी बात करते हैं वयस्क मताधिकार की तो जनतंत्र में इसका क्या महत्व है ये आप हमारे सुनने वालों को बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले इस चीज की शुरुआत करना चाहूंगा कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, तो सबसे पहले हमें यही जानना पड़ेगा। हम जब भी प्रस्तावना पढ़ते हैं संविधान की, सबसे पहले हम यही कहते हैं हम भारत के लोग। ये भारत के लोग कौन है, ये भारत के लोग किस तरह से कहलाए? तो भारत के लोग तब तक नहीं होंगे जब तक वो अपने शासन प्रणाली में हिस्सा ना ले। यही हमारे देश के अंदर जनतांत्रिक गणतंत्र है। हमारा गणतंत्र ब्रिटेन के राष्ट्राध्यक्ष की तरह पैतृक संपत्ति के रूप में प्राप्त नहीं होता, बल्कि जनता के प्रतिनिधियों द्वारा चुना जाता है। और इसकी शुरुआत जो है हमारे देश के अंदर, सबसे पहले अगर हम इसके बैकग्राउंड के अंदर जाएं तो हम ये देखते हैं कि अचल संपत्ति और कर देने के जो अधिकार थे वोटरों के पास, उन्हीं को वोट देने का अधिकार था, मत देने का अधिकार था। लेकिन कुछ देशों में सिर्फ पुरुषों का अधिकार था। लेकिन इसकी शुरुआत जो है 1919 में जर्मनी से शुरू होती है और हम देखते हैं 1918 में ब्रिटेन में कुछ सीमित सीमाओं तक महिलाओं को मिला अधिकार, लेकिन वो जब जाके 1928 में हुआ और 1936 में सोवियत संघ में मिला और 1979 में स्विट्जरलैंड में महिलाओं को मताधिकार मिला। लेकिन भारत एक ऐसा देश था जिसके अंदर 1952 के चुनाव थे, 1950 में घोषणा हो गई कि सबको वयस्क अधिकार मिलेगा। हम ये इसको जानने से पहले थोड़ा बैकग्राउंड है उसको समझना है। हम ये देखते हैं कि उम्र क्या है, मताधिकार की उम्र क्या है। तो डेनमार्क और जापान में 25 वर्ष है, नॉर्वे में 23 वर्ष है, ब्रिटेन, अमेरिका और सोवियत संघ में 18 वर्ष है। अब हम ये इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो अधिकार है इसके अंदर कुछ अयोग्यताएं हैं कि कौन व्यक्ति मताधिकार नहीं कर सकता है। जो देश का नागरिक है ना वो मताधिकार नहीं कर सकता। मानसिक रूप से जो विकलांग है या पागल है उसको ये अधिकार नहीं मिल सकता। न्यायालय द्वारा दिवालिया जो घोषित किया उसको नहीं मिल सकता। तो अब इसके अंदर हम जो है ये चीज समझने की कोशिश करें। सार्वजनिक मताधिकार का अर्थ क्या है? सार्वजनिक मत का अधिकार का अर्थ यही होता है कि जो भी व्यक्ति, स्त्री हो पुरुष हो, बिना भेदभाव के सभी व्यक्तियों को वोट का या मत देने का अधिकार। ये मत किस लिए दिया जाता है? अपने देश के शासन में भागीदारी बनने के लिए। हम इसको ये समझने की कोशिश करते हैं ये आया कहाँ से। ये अंग्रेजी भाषा के अडल्ट फ्रेंचाइज शब्द से आया है। फ्रेंचाइज का अर्थ होता है फ्रैंक, जो फ्रांसीसी भाषा का शब्द होता है, जिसका अर्थ होता है स्वतंत्र। स्वतंत्रता पूर्वक अपने प्रतिनिधित्व का चुनाव करना मताधिकार कहलाता है। नागरिक अपने मताधिकार का प्रयोग करता है और अपनी पसंद की सरकार चुनता है, उसको हम चुनाव कहते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं चुनने की स्वतंत्रता को हम अधिकार कह सकते हैं। अब इसके ऊपर महत्व पे आते हैं हम। महत्व क्या है कि क्यों हम चुनाव करते हैं, हिंसा का सहारा क्यों नहीं लेते? क्योंकि चुनाव शांतिपूर्ण और सुनियोजित ढंग से होता है जहां एक पार्टी से दूसरी पार्टी को सत्ता मिलती है। दूसरा, इसके अंदर ग्रामीण स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक जनता को जोड़ने का काम होता है। ग्राम पंचायत, नगर निगम, विधानमंडल और राष्ट्रीय स्तर के जब चुनाव में हिस्सा लेते हैं जनता, तो उनको लगता है कि हमारा भी शासन में भागीदारी है। इसके अलावा चुनाव द्वारा नागरिकों के हितों की रक्षा होती है और कल्याणकारी जितनी भी योजनाएं होती है उनका प्रोत्साहन मिलता है और राजनीतिक शिक्षा और राजनीतिक जागरूकता मिलती है। इस चीज का बहुत बड़ा महत्व है। वोट डालने का अधिकार व्यक्ति में आत्मसम्मान, गौरव और जिम्मेवारी की भावना डालता है, जो नागरिक और राजनीतिक शिक्षा देने में काम आता है। इसके अलावा आप इस चीज को और समझेंगे कि मताधिकार हमारा अधिकार ही नहीं है, इसके साथ ये हमारा कर्तव्य भी है। जब हम अपने इस अधिकार का प्रयोग करते हैं कर्तव्य के समझ में, तो ये मानते हैं कि कल कोई भी पार्टी शासन के अंदर आएगी तो उसके अंदर हम भी, जो हमारा भी योगदान होगा वो हमारे भले के लिए काम करेगी। अब इसके बाद
हमें जो चीज जाननी है वो ये जानना है कि भाई हम कैसे निर्वाचन प्रणाली जो है ये इसको चुनती कैसे। हमारे पास 3 प्रणालियां, एक बहुमत प्रणाली, एक पूर्ण बहुमत प्रणाली, जिसके अंदर वैकल्पिक मत प्रणाली और द्वितीय मत प्रणाली है। इसके अलावा तीसरी है आनुपातिक प्रणाली। तो हम इन जो चुनाव की जो प्रणालियां हैं उनके बारे में जानेंगे आगे। जी, तो ये तो बात हुई शिक्षार्थियों वयस्क मताधिकार के महत्व की। जब हम एक लोकतांत्रिक देश में होते हैं तो वयस्क मताधिकार या फिर कहें कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की भूमिका बहुत ज्यादा अहम हो जाती है। एक नागरिक होने के नाते आपको ये अधिकार मिलता है और ये आपका कर्तव्य है कि आप उस अधिकार का इस्तेमाल करें। तो ये तो बात हुई कि वयस्क मताधिकार क्या होता है, उसके इतिहास के बारे में आपने थोड़ा सा जाना, क्या उम्र होती है और क्या अयोग्यता होती है, ये भी सर ने आपको बताया। और अब सर से हम निवेदन करेंगे, जैसे सर ने जिक्र किया प्रतिनिधित्व प्रणालियों के बारे में, तो किस तरह से चुनाव प्रक्रिया में ये प्रणालियां जो है इंडल्ज होती हैं, उसका हिस्सा होती हैं, इसके बारे में डिटेल्स हम सर से लेंगे। तो प्रतिनिधित्व प्रणाली में हम सिर्फ 2 प्रणाली को मुख्य रूप से गिनते हैं, हालांकि और भी आगे डिटेल में आएगी। तो एक क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व होता है और दूसरा होता है व्यवसायिक प्रतिनिधित्व। क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व क्या होता है? एक निर्वाचन क्षेत्र होता है। निर्वाचन क्षेत्र क्या? जिस क्षेत्र से प्रतिनिधियों का चुनाव होना उसको निर्वाचन क्षेत्र कहा जाता है, और उसी क्षेत्र के आधार पर वो वहां के लिए सीट आरक्षित होती है। ये एक सदस्यीय भी हो सकता है और बहु सदस्यीय भी हो सकता है। बहु सदस्यीय का क्या अर्थ है? और एक सदस्यीय एक जहां पे सिर्फ एक ही सीट होगी, यानी कि एक ही पोस्ट होगी उस निर्वाचन क्षेत्र की, और जहां पे उसी लोकसभा या विधानसभा क्षेत्र में 2 या 2 से अधिक होती है। दूसरा हम जो देखते हैं व्यवसायिक प्रतिनिधित्व के बारे में, वो क्या है? जितने भी विभिन्न व्यवसायिक समूह हैं उनको, जैसे व्यापारिक संगठन, व्यापार मंडल, डॉक्टर, वकील, ट्रांसपोर्टर, जितने भी प्रतिनिधि जो चुने जाते हैं हमारे इन व्यवसायिक द्वारा, वो व्यवसायिक प्रतिनिधि होता है। यानी कि जो भी जिस व्यवसाय में लगा होता है वो अपना एक प्रतिनिधि नियुक्त करता है। इसके अलावा आप ये देखते हैं कि इसको किस तरह से हमारे देश के अंदर चुनाव होता है। हमारे देश में बहुमत प्रणाली है। कैसी बहुमत प्रणाली? अगर 3 व्यक्ति खड़े हुए हैं चुनाव में, एक को 5000 वोट मिलते हैं, दूसरे को 6500 मिलते हैं, तीसरे को 4050, तो 6500 वाले को विनर घोषित कर दिया जाता है। यानी कि हमारे देश में साधारण बहुमत है। हालांकि हम इसको इस रूप में देख सकते हैं कि 5 और 4 9000 लोग उसको नापसंद कर रहे हैं, 9050, लेकिन 6500 उनको पसंद कर रहे हैं, तब भी वो चुनाव जीत जाते हैं। तो ये एक साधारण बहुमत प्रणाली है। इसके अलावा आपको प्रतिनिधित्व की और भी, इस प्रणाली के अलावा भी जो अलग प्रणालियां आ रही हैं उसको भी आपको समझना है कि भाई चुनाव के अंदर क्या किया जाए। इसके लिए हमने कौन कौन सी प्रतिनिधित्व प्रणालियां हैं? एकल संक्रमणीय पद्धति, सूची प्रणाली, एकल संक्रमणीय पद्धति, सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम, सूची प्रणाली, लिस्ट सिस्टम, सीमित मत प्रणाली, लिमिटेड वोट सिस्टम, संचित मत प्रणाली, क्यूमुलेटिव वोट सिस्टम, जिसको भर्ती प्रणाली और फ्रम्पिंग भी कहा जाता है, और पृथक निर्वाचन प्रणाली, सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम, और सुरक्षित स्थान युक्त प्रणाली, रिजर्व सीट। ये अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व देने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अब एक एक उसके ऊपर हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से, वो क्या होती है? वो उसके बारे में हमें जानने से पहले थोड़ा बैकग्राउंड में जानना पड़ेगा कि ये कब से शुरू हुई। 1793 में फ्रांस में इस चीज की शुरुआत तो हो गई थी कन्वेक्शन के अंदर, लेकिन फ्रांसीसी एक मंत्री हुए कार्ल आंद्रे, उन्होंने 1858 में इसका क्रियान्वयन यानी कि इसको प्रयोग में करना शुरू किया। इसके अलावा अंग्रेज दार्शनिक हुए हैं थॉमस हेयर, जिन्होंने 1858 में इसकी वकालत की, और जे.एस. मिल जो एक बहुत बड़े विद्वान हुए, वो भी इसके समर्थक थे। वो किस वजह से, आप ये क्वेश्चन आपके मन में उठेगा कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली हम किस रूप में इस्तेमाल करें, तो आप इसको ये देख सकते हैं कि 1971 के अंदर कांग्रेस को 25% से भी कम वोट मिला, लेकिन सीटें उन्हें 522 में से 351 सीटें मिली। यानी कि वोट तो 50% से भी कम मिला और सीटें 66%। यानी कि हम देखते हैं कि जितने लोगों ने उनको कम लोगों को चुना, ज्यादा सीटें मिली। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई वो जितने लोगों ने चुना उसी के अनुपात में चुनी जाने चाहिए थे। मिल क्या कहते हैं कि सभी वर्गों का समान अनुपात में प्रतिनिधित्व होना चाहिए, सीट भी समानुपातिक होनी चाहिए। सीट ज्यादा व वोट प्रतिशत कम मिलता है और फिर भी वो सरकार बना लेते हैं। अल्पसंख्यकों में से भी कम प्रतिनिधि चुने जाते हैं। तो उस
उसका एक अपने आप में ये अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली ये चीज दिखाती है कि भाई हम उस कमी को पूरा करें। बाकी जितनी भी प्रणालियां हैं हम उनके बारे में जरूर रोशनी देंगे, लेकिन अभी समय एक छोटे से ब्रेक है। ब्रेक पे जा रहे हैं हम। आप सुनते रहिए मुक्त विद्या वाणी रेडियो वाहिनी। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान पढ़ने लिखने का ये अनुपम अवसर लाया है, पढ़ने लिखने का ये अनुपम अवसर लाया है, लोगों के जीवन में नया सवेरा लाया है, लोगों के जीवन में नया सवेरा लाया है। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान पढ़ने लिखने का ये अनुपम अवसर लाया है, पढ़ने लिखने का ये अनुपम अवसर लाया है। NIOS का आह्वान, जब चाहो तब दो एग्जाम, NIOS का आह्वान, जब चाहो तब दो एग्जाम, अपना भारत देश महान, शिक्षा का कर लो सम्मान, अपना भारत देश महान, शिक्षित हो अब हर इंसान। जब तक ना उत्तीर्ण हो विषय तब तक पढ़ते जाओ, जब तक ना उत्तीर्ण हो विषय तब तक पढ़ते जाओ, मन चाहे विषयों को चुन लो जीवन सफल बनाओ, मन चाहे विषयों को चुन लो जीवन सफल बनाओ। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान पढ़ने लिखने का ये अनुपम अवसर लाया है, पढ़ने लिखने का ये अनुपम अवसर लाया है। हर अक्षर हीरा मोती है, शब्द है सोना चांदी, हर अक्षर हीरा मोती है, शब्द है सोना चांदी, पढ़े लिखे मंजिल पर पहुँचे चीर के तूफान आंधी, पढ़े लिखे मंजिल पर पहुँचे चीर के तूफान आंधी। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान पढ़ने लिखने का ये अनुपम अवसर लाया है, पढ़ने लिखने का ये अनुपम अवसर लाया है, लोगों के जीवन में नया सवेरा लाया है, लोगों के जीवन में नया सवेरा लाया है। NIOS का आह्वान, जब चाहो तब दो एग्जाम, NIOS का आह्वान, जब चाहो तब दो एग्जाम, अपना भारत देश महान, शिक्षा का कर लो सम्मान, अपना भारत देश महान, शिक्षित हो अब हर इंसान। NIOS का आह्वान, जब चाहो तब दो एग्जाम, NIOS का आह्वान, जब चाहो तब दो एग्जाम, NIOS का आह्वान, जब चाहो तब दो एग्जाम। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे मुक्त विद्या वाणी रेडियो वाहिनी FM 91.2 मेगाहर्ट्ज और हम चर्चा कर रहे हैं वयस्क मताधिकार, चुनाव प्रक्रिया तथा प्रतिनिधित्व की प्रणालियां इस विषय पर। ये सीनियर सेकेंडरी लेवल के पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए है और आपको जानकारी दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ। आप हैं श्री अरुण कुमार, लेक्चरार SLERT डाइट,
घुमन हीरा दिल्ली से। सर, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे स्टूडियो में। और हम ब्रेक पे जाने से पहले शिक्षार्थी श्रोताओं, हमने जाना वयस्क मताधिकार के बारे में। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या होता है, इसकी क्या आयु होती है, क्या अयोग्यता की शर्तें, यह आपने जाना। और हम चर्चा कर रहे थे प्रतिनिधित्व की प्रणालियों के ऊपर, और आनुपातिक प्रतिनिधित्व के बारे में हम चर्चा करेंगे। और सर से हम निवेदन करते हैं कि आप इन सभी प्रणालियों के बारे में हमारे सुनने वालों को विस्तार से बताएं। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली हेयर सिस्टम या आंद्रे स्कीम के नाम से भी जानी जाती है। इसके अंदर वोट ट्रांसफर होते हैं। संक्रमण का अर्थ है ट्रांसफर, कि भाई एक व्यक्ति से दूसरी चॉइस के रूप में ट्रांसफर होते हैं। इसके क्या कंडीशंस हैं? 3 या 3 से अधिक प्रत्याशी होने चाहिए, और वोटर जो जब वोट करता है तो अपनी वरीयता चॉइस लिखता है उनके आगे की 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, जितने भी प्रत्याशी वहां हैं। फिर उनके एक ही व्यक्ति आगे 1, 2, 3, 4 साल नहीं लिख सकता, सबके आगे क्रम देना पड़ेगा। हम सबसे पहले कोटा निकाला जाएगा। कोटा कैसे निकाला जाएगा? डाले गए कुल मतों की संख्या, उसको कुल दलों की संख्या प्लस 1 से हम भाग करेंगे और उसमें 1 जोड़ेंगे। जो उस कोटे को प्राप्त कर लेगा उसको विजेता घोषित किया जाता है। जैसे अगर किसी के मतदान क्षेत्र में 200 वोट डाले गए हैं और 3 कैंडिडेट हैं, तो 3 + 1 4, तो 200 से हम जब भाग करते तो 50, 50 + 1 51, यानी कि 51 जो वोट ले जाएगा व्यक्ति, उसको जीता घोषित किया जाएगा। वोट पहली वरीयता के आधार पर कोटा निर्धारित किया जाता है। अगर जरूरत पड़ती है तब दूसरे प्रत्याशी को जो सेकंड पे है उसके अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं वोट। तो जब तक कोई व्यक्ति अपने वोट जो कोटा निर्धारित है जब तक पूरा नहीं करेगा तब तक उसको विजेता घोषित नहीं किया जाता। दूसरी एक प्रणाली आती है सूची प्रणाली। ये हमारी जिस भी चीज को हम पढ़ रहे हैं अनुपातिक प्रतिनिधित्व देख रहे हैं, उसमें एक प्रणाली है सूची प्रणाली। सूची प्रणाली किस तरह से होती है? 2 होती है उसमें, एक बंद एक खुली। लिस्टिंग सिस्टम, उसके अंदर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी एक लिस्ट देती है कि भाई हम इस क्षेत्र से इन लोगों को खड़े कर रहे हैं। तो जनता के पास यही होता है चुनाव कि वो उस लिस्ट में से किसी व्यक्ति को चुने। उसमें अगर बंद है तो उन्हीं लोगों को चुनना पड़ेगा, अगर खुली है तो उसमें वरीयता दी जाएगी 1 2 3 4। ये सूची प्रणाली कहलाती है। इसके अलावा एक दूसरा और भी चीज आती है संचित प्रणाली। संचित प्रणाली क्या होती है? उसके अंदर होता है कि 5 प्रतिनिधि किसी जगह से चुने जाने हैं, तो 5 वोट जनता को मिलते हैं अपने। वो चाहे तो वो वोट एक ही व्यक्ति को ट्रांसफर कर सकती है, 1 2 3 4 5 एक एक करके भी डाले जा सकते हैं, जिसे भर्ती प्रणाली और फ्रंपिंग भी कहा जाता है। दूसरी इसके अलावा सीमित मत योजना होती है। उसके अंदर क्या होता है? जितने भी निर्वाचन बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होता है उसके अंदर एक कम वोट देते हैं, यानी कि 5 है तो 4 देंगे, तो 4 वोट दे सकते हैं, लेकिन एक ही व्यक्ति को सारे वोट नहीं दे सकते। तो ये हमारी सीमित प्रणाली कहलाती है। इसके अलावा हमारा द्वितीय मत प्रणाली भी है। वो क्या होती है उसको हम कैसे समझें? उसके अंदर हम देखते हैं कि 3 व्यक्ति खड़े होते हैं। ए 5000 वोट लेते हैं, बी 4000 लेते हैं और सी 3000। तो आप ये देखते हैं द्वितीय मत प्रणाली का अर्थ क्या है कि इसके अंदर से सिर्फ 2 जो ऊपर के होते हैं उन्हीं के अंदर दोबारा चुनाव होता है, और उसमें से जो जीत जाता है वो द्वितीय प्रणाली कहा जाता है। तो ये तो बात हुई सूची प्रणाली की, और हम चर्चा में आगे जाएंगे चुनाव प्रक्रिया के ऊपर। हम अपनी चर्चा को जारी रखते हैं और हम सर आपसे जानना चाहेंगे कि भारत में चुनाव कौन करता है और किस तरह से प्रक्रिया होती है। हाँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हमने ये देख लिया कि सार्वजनिक मत अधिकार क्या होता है, किस तरह की चुनाव प्रणाली है। तो अब हमें ये चीज समझनी होगी कि भारत में जो निर्वाचन प्रणाली है, जो बहुमत प्रणाली है, उसके अंदर चुनाव किस तरह से होते हैं। तो अगर हम देखते हैं कि चुनाव जो है, चुनाव करवाने के लिए भारत के अंदर निर्वाचन आयोग है, जिसको भारत के अंदर जैसे सुप्रीम कोर्ट होते हैं स्वतंत्र और निष्पक्ष होते हैं, वैसे ये भी होते हैं। तो वो एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को आपको समझना होगा। सबसे पहले सूचना जारी की जाती है, नामांकन भरने के लिए तारीख दी जाती है, अंतिम तिथि दी जाती है। इसके अलावा नाम लेने की अंतिम तिथि भी घोषणा की जाती है, चुनाव की तारीख घोषणा होती है और रिजल्ट की। ये जैसे ही ये चीज चुनाव लागू होने वाले हों तो उससे पहले जैसे ही उन्होंने घोषणा करी उसी दिन से आचार संहिता लागू हो जाती है। आचार संहिता क्या होती है? आचार संहिता का अर्थ होता है कि जो भी अब काम होंगे वो निर्वाचन आयोग
उस चीज़ के ऊपर निगरानी रखेगा कि उस एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाया जाएगा, कुछ नियम कानून बनाए जाते हैं, उनके अनुसार चुनाव होगा। अगर कोई उस चीज़ को तोड़ता है तो कोड ऑफ के ऊपर संज्ञान ले सकते हैं निर्वाचन आयोग। इसके अलावा आप ये इसके अंदर एक चीज़ और पढ़ते हैं कि खाली पार्टी के ही प्रत्याशी नहीं होते, इसके अलावा निर्दलीय प्रत्याशी भी होते हैं जिन्हें स्वतंत्र उम्मीदवार कहा जाता है। लेकिन ये कौन होते हैं? ये वो उम्मीदवार होते हैं जिन्हें कोई पार्टी समर्थन नहीं देती, तो वो अपने स्वतंत्र रूप से खड़े होकर चुनाव लड़ते हैं। इसके बाद अगली जो प्रक्रिया होती है नामांकन पत्रों का भरा जाना। जो भी कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं वो उनका सबसे पहले जो 2 व्यक्ति द्वारा नाम प्रस्तावित होना चाहिए और 2 व्यक्तियों द्वारा अनुमोदित, तब जाके वो नामांकन पत्र भर सकते हैं। इसके अंदर 2 प्रतियां दी जाती है जो संबद्ध अधिकारी जो होता है उसके पास, जो चुनाव आयोग का है, उन वहाँ जमा करवानी होती है। इसके अलावा एक जमानत राशि भी होती है, जो 1/6 वोट ना मिले तो वो जमानत राशि ले ली जाती है। इसके अलावा नामांकन वापसी का भी एक चॉइस, एक विकल्प खुला होता है और एक नामांकन रद्द करने का भी। इसको किस आधार पर रद्द करेंगे? सबसे पहले मतदाता सूची में नाम ना हो उस प्रत्याशी का किसी भी सूची में, तो वो रद्द हो जाएगा। 25 साल से अगर कम है लोकसभा चुनाव के अंदर तो वो रद्द हो जाएगा। सरकारी या लाभ के पद को तब भी उसकी नामांकन रद्द हो जाएगा। जमानत राशि अगर उन्होंने नहीं जमा करी है तब भी रद्द होगा। इसके अलावा कोई मेंटल रिटायर्ड व्यक्ति भी अगर कुछ ऐसा भर देता है तो उसको भी अपना नामांकन भर देता है, वो भी रद्द हो जाता है। इसके अलावा प्रस्तावित और अनुमोदित जिन्होंने उसका नाम किया है प्रत्याशी का, अगर उसका मतदाता सूची में नहीं है तब भी रद्द हो जाता है। तो ये इसका एक पार्ट है। इसके अलावा अब जब ये सारी चीजें हो जाती हैं तो फिर चुनाव प्रचार होता है। आजकल आप देखते होंगे कि चुनावों की रैलियां होती हैं और जो है बड़े बड़े नेता आते हैं, भाषण देते हैं। वो एक घोषणा पत्र सबसे पहले जारी करते हैं। चुनाव प्रचार का सबसे पहला स्टार्टिंग पॉइंट घोषणा पत्र होता है, मैनिफेस्टो जिसे बोला जाता है। वो क्या होता है? नीतियों व कार्यक्रमों का ब्यौरा, यानी कि वे कार्यक्रम जो सत्ता में आने के बाद वे लोग लागू करेंगे, वो उन चीजों का प्रचार प्रसार करेंगे। किन चीजों का? तो वो उसके बारे में जानकारी दी जाती है। कैसे प्रचार प्रसार होता है? घर घर जाकर प्रचार किया जाता है। इसके अलावा जनसभाएं, रैलियां, पोस्टर बनाए जाते हैं, पर्चे बांटे जाते हैं, बैनर, होर्डिंग लगाया जाता है। ये सारा चुनाव का प्रचार चलता है पूरे दिन। लेकिन इलेक्शन से 48 घंटे पहले, चुनाव से पहले बिल्कुल सब चीजें रोक दी जाती हैं और जो प्रत्याशी होते हैं वो घर घर जाके चुनाव प्रचार कर सकते हैं। सिर्फ इतनी ही उनको छूट मिलती है। फिर इसके बाद आप आते हैं मतदान पे। ये सारी चीजें आप क्रम में समझिए कि भाई किस के बाद क्या चीज हो रही है, कोई क्रम को आप मिस ना करें। फिर उसके बाद क्या चीज आएगी? मतदान। मतदान किसको कहते हैं? मतदान का अर्थ है वोट डालने से, अपनी चॉइस को प्रकट करने के लिए। ये 2 रूपों में होता है, एक खुले रूप में और गुप्त में। भारत में गुप्त मतदान। गुप्त मतदान का अर्थ है कि कोई भी जो व्यक्ति वोट डाल रहा है तो उसको देख नहीं सकता कि किसको वोट डाली। उससे क्या होता है? उसकी स्वतंत्रता बनी रहती है, उसके ऊपर बाह्य दबाव नहीं पड़ता कि वो किसको वोट दिया। इसके अलावा ये मतदान के बाद आप क्या आते हैं? अधिकारियों की नियुक्ति। इलेक्शन का जो एक प्रोसेस है उसको हमें समझना पड़ेगा कि इसके लिए कोई भी इलेक्शन होता है उसके लिए अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। उसके अंदर कौन लोग होते हैं? जिलाधीश, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उप जिलाधीश से लेकर पुलिस, स्कूलों के शिक्षक, क्लर्क, टाइपिस्ट, ड्राइवर, ग्रुप डी, ये सारे लोग मिलके चुनाव आयोग इनको नियुक्त करता है। उसकी तरफ से लेटर इश्यू किए जाते हैं। आप ये जान ले कि ये जो भी अधिकारी हैं, ये जो भी चुने जा रहे हैं, ये अपने निर्वाचन आयोग के अपने अधिकारी नहीं है, बल्कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं। लेकिन इलेक्शन के समय में ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इलेक्शन कमीशन के अंदर काम करते हैं। और इसके अंदर आप क्रम से देखें क्या क्या चीजें हैं चुनाव के अंदर। सबसे पहले चुनाव अधिकारी हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव रूप में काम करते हैं। जिला अधीक्षक और उप जिला अधीक्षक, इनका एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है। फिर इसके बाद आते हैं पीठासीन अधिकारी। पीठासीन अधिकारी प्रिजाइडिंग ऑफिसर। ये आपको इलेक्शन के टाइम के बारे में बताया जा रहा है। जब इलेक्शन टाइम होता है उसके अंदर कौन कौन सी कार्य करते हैं। पीठासीन अधिकारी क्या होता है? जहां 800 या 1000 लोगों के मतदाता होते हैं, वहां पे एक बूथ बनाया जाता है जिसे मतदाता केंद्र कहा जाता है। ठीक, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है, अंदर जितनी भी गतिविधियां चीजें चल रही होती हैं उनके प्रति वो जिम्मेवार होता है। सारे इलेक्शन को उसी को करवाना होता है। इसके अलावा जो होते हैं मतदान अधिकारी तीसरे नंबर पे, उसके अंदर कौन कौन होते हैं? मध्यम श्रेणी के अधिकारी जो होते हैं, अध्यापक होते हैं,
शाई लगाने के लिए, नाम चेक करने के लिए, पर्ची बनवाने के लिए। आप बहुत सारे लोग चुनाव के अंदर जाते हैं वोट देने के, तो वहाँ पे ये लोग मिलते हैं। सबसे पहले आपका नाम चेक किया जाता है मतदाता सूची में है कि नहीं। इसके अलावा एक चीज़ जो मैं खासतौर पे बताऊंगा, पार्टियों के प्रेसिडेंट भी वहाँ पे बैठते हैं ताकि वो देख सकें कि जो इलेक्शन की प्रोसेस पूरा गुजर रहा है वो बिल्कुल ठीक हो रहा है कि नहीं, कोई दबाव तो नहीं है। सारा कुछ बाकायदा उनके साइन लिए जाते हैं और जो वोटिंग मशीन होती है पहले चेक करवाया जाता है कि सब चीज़ ठीक है। मॉक पोल किया जाता है उससे पहले, चुनाव से पहले सारी चीज़ें देखी जाती है कि कोई भी चीज़ अपने स्थान पर होनी चाहिए। इसके अलावा एक शाही, जब आपको वोट दिए जाते हैं कोई, तो उसके उंगली के ऊपर एक अमिट शाही लगाई जाती है। अमिट शाही क्या आती है? जो मिटे ना। बहुत सारे लोग जो है बोगस वोटिंग हम देखते हैं ज़्यादातर होती है, तो ये उस चीज़ को रोकने के लिए सबसे अच्छा प्रक्रिया अमिट शाही का है। फिर इसके बाद क्या होता है, जितने भी वोट हो जाते हैं तो उन वोटों को इकट्ठे किया जाता है, एक केंद्र बनाया जाता है। उनकी चौकसी का काम भी जो है चुनाव आयोग का ही होता है। वो फिर उसके बाद इन मतों की गणना करवाता है और गणना के बाद जो चुनाव के परिणामों की घोषणा करता है। ये सारी चुनाव की प्रक्रिया है जी। तो ये तो चुनाव की प्रक्रिया है और हम आशा करते हैं शिक्षार्थियों कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया कि भारत में चुनाव कौन करता है, कैसे होता है और क्या क्या प्रक्रियाएं होती है। आपको पता चला कि हमारे देश में हम गुप्त मतदान प्रणाली को जो है प्रेफर करते हैं। हमारे यहाँ पर गुप्त मतदान प्रणाली है। सर, ये तो बात हुई कि भारत में चुनाव कैसे और कौन करता है। अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि चुनाव की प्रक्रिया कौन कौन सी हैं। हम चुनाव, सबसे पहले हमें यही चीज जाननी पड़ेगी चुनाव के प्रकार, चुनाव किस तरह के होते हैं। अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले होता है सामान्य चुनाव। सामान्य चुनाव जो नियमित रूप पे 5 साल पे लोकसभा के, विधानसभा के जो चुनाव होते हैं उनको हम सामान्य चुनाव कहते हैं। इसके अलावा जो दूसरे चुनाव होते हैं मध्यावधि चुनाव। मध्यावधि चुनाव किसको कहते हैं? जब लोकसभा या विधानसभा का कार्यकाल पूरा ना हो और उसे बीच में किसी कारणवश भंग करना पड़े और दोबारा चुनाव की नौबत आ जाती है तो उसको बोलते हैं मध्यावधि चुनाव, यानी कि मिड टर्म इलेक्शन। इसके अलावा एक होते हैं उपचुनाव। उपचुनाव क्या होते हैं? उपचुनाव का अर्थ होता है कि कोई व्यक्ति किसी पोस्ट के ऊपर या किसी पद पे है और वो इस्तीफा दे देता है, देहांत हो जाता है किसी कारणवश, तो उस सीट के ऊपर दोबारा जब इलेक्शन होते हैं वो उपचुनाव कहलाता है, बाई इलेक्शन। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई वो अगर जो आज चुना गया है तो उसको 5 साल मिलने चाहिए। नहीं, उसको 5 नहीं मिलेंगे। जितनी उसकी अवधि बची हुई है उतने तक, यानी कि अगर 2 साल अगर कोई रहने के बाद इस्तीफा दिया है और नई बार चुनाव हुआ है तो जितना 3 साल बचा है सिर्फ 3 ही साल के लिए होगा। ये इसके अंदर जानने वाली बात है। चौथी जो बात है, एक और जो है चुनावों का गणक प्रत्यादेशन, ये भी एक चीज होती है। उसमें आप देखते होंगे कि किसी व्यक्ति ने अपना नामांकन पत्र तो भर दिया लेकिन इलेक्शन से ठीक पहले उसकी मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे समय में चुनाव प्रक्रिया को बंद कर देते हैं और नई तारीखों की घोषणा चुनाव आयोग के द्वारा की जाती है, तब वो चुनाव होते हैं। जी, तो ये तो आपने जाना शिक्षार्थी श्रोताओं कि चुनाव के प्रकार कौन कौन से होते हैं। चुनाव आयोग के बारे में हम जरूर चर्चा करेंगे, लेकिन अभी समय एक छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं। हम ब्रेक के बाद अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। आप सुनते रहिए मुक्त विद्यावाणी और रेडियो वाहिनी। शिक्षा से वंचित
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है शिक्षार्थियों श्रोताओं। आप सुन रहे हैं मुक्त विद्यावाणी और रेडियो वाहिनी FM 91.2 मेगाहर्ट्ज और हम चर्चा कर रहे हैं वयस्क मताधिकार, चुनाव प्रक्रिया तथा प्रतिनिधित्व की प्रणालियों इस शीर्षक पर। और अब समय है कि हम सर अपने यानी कि विशेषज्ञ से जानें कि चुनाव आयोग की नियुक्ति, उनके कार्य और उनकी शक्तियों के विषय के बारे में। तो सर, आपसे निवेदन करते हैं कि आप अपनी चर्चा को जारी रखें। इस चर्चा को आज जारी रखते हैं। तो हमने सारा कुछ देखा, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार देखा, प्रणालियां देखी। तो हम ये देखते हैं कि चुनाव जो करवाते हैं, चुनाव आयोग जिसके बारे में बार बार कहे चुनाव, तो वो कौन है, क्या है। इसकी स्थापना अनुच्छेद 324 के अनुसार की गई, जिसके अंदर संसद, विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के जो चुनाव होते हैं उनको नियंत्रित करना, उनका निरीक्षण करना, उनको निर्देश देना, इसके लिए निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई। सबसे पहले 1 सदस्यों का प्रावधान था, लेकिन बाद में इसमें 1 मुख्य और 2 सहायक चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की गई। अक्टूबर 1993 में 1 मुख्य व 2 सहायक 1995 में टीम के रूप में कार्य करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए। अब हम इस चीज को देखते हैं कि इनकी नियुक्ति के विषय में कि इनकी नियुक्ति कौन करता है। राष्ट्रपति द्वारा 6 वर्ष के लिए, राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति होती है 6 वर्ष के लिए, और इनकी सेवा शर्तें व कार्यकाल संसद द्वारा निर्धारित होता है। इसके अलावा आप ये देखेंगे कि ये तो नियुक्ति होगी, इसके बाद दूसरे नंबर पे देखते हैं पद विमुक्ति, कि इनको अपने पद से किस तरह से हटाया जा सकता है, अपदस्थ किया जा सकता है। इसके लिए वही प्रक्रिया अपनाई जाती है जो सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। या तो वो इस्तीफा दे खुद, या अयोग्यता, अक्षमता, कदाचार या अपव्यवहार अगर उन्होंने कोई किया है तो संसद 2/3 बहुमत के द्वारा राष्ट्रपति को कह सकती है कि आप इन्हें हटाएं। तो ये उनको पद से हटाने के लिए इतनी कठोर प्रक्रिया इसीलिए निर्धारित की गई है, स्वतंत्र रूप से वो अपना काम कर सके, निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से अपने कार्यों को अंजाम दे सके। अब इसके बाद हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि कार्य व शक्तियां, कि राष्ट्रपति जो निर्वाचन आयोग है उनकी शक्तियां क्या है, उनके कार्य क्या है। क्योंकि जो काम करना है उसको काम को करने की पावर उनके पास होनी चाहिए। उसको पावर मिलती है संविधान से। संविधान के अनुसार लोकसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति आदि चुनाव के लिए मतदाता सूचियां तैयार करवाना, उनमें फेरबदल करना, संशोधन करना, नए नामों को जोड़ना, ये मुख्य काम है। क्योंकि निर्वाचन आयोग का काम चुनाव करना है, तो वो चुनाव से संबंधित जो भी गतिविधियां होंगी, जो भी कार्य होंगे, वो सभी कुछ चुनाव आयोग को करनी है। ये चीज इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर कहीं भी इस चीज के बारे में पूछा जाए तो यही कहा जाएगा कि चुनाव आयोग का चुनाव से संबंधित जो भी कार्य है, जो भी शुरुआत से लेकर एंड तक चुनाव करवाने का सभी प्रक्रिया उनको पूरी करनी है। इसके अलावा क्या करना है, चुनाव मशीनरी का निरीक्षण करना है। जितनी भी चुनाव के अंदर मशीनरी का मतलब जो भी अधिकारी हैं या जो भी चीज इसके अंदर इस्तेमाल की जा रही है उसका निरीक्षण करना, ऑब्जर्वेशन करना कि वो ठीक ढंग से हो रही है या नहीं। अगर कुछ गड़बड़ी या कुछ ऐसी कमी पाई जाती है तो उसकी जिम्मेवारी चुनाव आयोग पे होती है। इसके अलावा चुनावों की घोषणा करना, नामांकन पत्र आदि कार्यक्रम की घोषणा, ये सारे उनके बाई इलेक्शन के काम है कि इलेक्शन के कब होने, किस तारीख पे होने, नामांकन कब भरा जाएगा, कब उनका रिजल्ट आएगा, सारा कुछ बताया जाता है। और ये आपको बताया दिया कि आचार संहिता उसी समय से लागू हो जाती है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, चुनाव आचार संहिता। चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति व निर्वाचन कार्यालयों की नियुक्ति, जो भी चुनाव अधिकारी होते हैं उनकी नियुक्ति भी निर्वाचन आयोग अपनी तरफ से एक अपॉइंटमेंट लेटर देके करता है कि भाई आप जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते तब तक आप इलेक्शन कमीशन के अंडर काम करेंगे। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट काम है। वही अधिकारी आगे उन्हीं के दिए हुए कामों को आगे बढ़ाते हैं। इसके अलावा चुनाव संबंधी कोई विवाद आ जाता है तब उसका निपटारा भी वो खुद ही करते हैं। चुनाव संबंधी विवाद हेतु कोई अधिकारी होगा, उसकी नियुक्ति भी यहीं से की जाती है। अगला इसका काम राष्ट्रपति व राज्यपालों को चुनाव प्रक्रिया में सहायतार्थ नियुक्ति के लिए प्रार्थना करना। इसका क्या अर्थ है कि राष्ट्रपति व राज्यपाल
अगर देश में चुनाव है तो राष्ट्रपति को, और राज्य में चुनाव है तो राज्यपाल को, कि चुनाव प्रक्रिया शुरू करनी है, वहाँ उसको जिन लोगों की मदद चाहिए उसके लिए प्रार्थना पत्र भी लिखते हैं कि हमें चुनाव करवाने, उसके लिए हमें आपकी सहायता की जरूरत है, हमें ये चीजें चाहिए, तो वो उनको दी जाती है। इसके अलावा चुनाव में बहुत बार आप देखते हो कि कुछ गड़बड़ी हो जाती है, कोई मशीनों की खराबी है या किसी ढंग से, तो वो चुनाव रद्द कर दिए जाते हैं। तो दोबारा चुनाव भी करवाना चुनाव आयोग की जिम्मेवारी है। इसके अलावा हम आगे देखते हैं तो चुनाव चिन्ह वितरित करना, और कोई इसके संबंध में विवाद हो जाता है तो उसका भी निपटारा चुनाव आयोग ही करता है। अगला इसका काम क्या है, राष्ट्रपति और राज्यपाल के चुनाव में प्रत्याशी जो चुने जाते हैं उनकी योग्यता के संबंध में सलाह भी देना का काम चुनाव आयोग करता है कि भाई इस योग्यता के अंदर हम, जो आप ये देखते हैं कि कौन कौन सी किसी भी पोस्ट के लिए योग्यता रखी होती है, भारत का नागरिक हो, ये उसकी आयु हो, पागल दिवालिया ना हो, जो जो उनके अंदर कुछ ऐसी नई नई टर्म यूज की जाती है वो भी करना चुनाव आयोग का कार्य है। तो ये रहा चुनाव आयोग की नियुक्ति और कार्य और शक्तियों के बारे में आपको पता चला, और हम आशा करते हैं कि आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। ना केवल वो शिक्षार्थी जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट है, बल्कि ये एक ऐसा सर टॉपिक है जो हर स्टूडेंट को जानना बहुत ज़रूरी है। वयस्क मताधिकार हम सभी से जुड़ा हुआ है और हम सभी को जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या होता है, हमारे क्या राइट्स हैं और हमारे देश में किस तरह की चुनाव प्रक्रिया है या किस तरह की प्रतिनिधित्व की प्रणाली है। ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं जो संविधान के बारे में और हमारे अधिकारों के बारे में हमें जानना है। सर, अब हम आपसे गुजारिश करेंगे, क्योंकि समय हमारे पास थोड़ा कम है, आज जो चर्चा हमने की आज वयस्क मताधिकार पर, चुनाव प्रक्रिया पर और प्रतिनिधित्व की प्रणालियों पर, इनके बारे में जाते जाते हमारे सुनने वालों को और कुछ अगर कहना चाहते हैं तो आप हमारे सुनने वालों को बताएं। हमने सबसे पहले शुरुआत करी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से। हमने सबसे पहले यही जाना, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ ही यह है कि 18 साल से भारत के अंदर रहने वाले सभी व्यक्ति को चुनाव प्रक्रिया में वोट देने का अधिकार। इसके बाद हमने ये जाना कि भारत के अंदर कैसी चुनाव प्रणाली है। हमारे देश में बहुमत प्रणाली है। बहुमत प्रणाली का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा, जो भी ज्यादा वोट लेगा, चाहे उसको टोटल वोट भी कम पड़े हो सबके मिला के भी, लेकिन उसको ही विजेता घोषित किया जाएगा। इसके अलावा पूर्ण बहुमत प्रणाली के बारे में आपने जाना कि वैकल्पिक मत प्रणाली है और द्वितीय मत प्रणाली है। वैकल्पिक मत प्रणाली का अर्थ है एकल संक्रमणीय मत पद्धति, जिसके अंदर आपको पता है कि चॉइस दी होती है एक लिस्ट के अंदर, उस लिस्ट के अनुसार वो वोट दे सकते हैं कि भाई हमारे प्रत्याशी पहले नंबर पे, ये दूसरे पे, तीसरे पे। जब तक वो एक निर्धारित कोटा नहीं प्राप्त कर लेते तब तक वो वोटिंग चलती रहती है। जब जो वोट कोटा प्राप्त कर लेते हैं उसको विजेता घोषित किया जाता है, वो एकल संक्रमणीय के अंदर आता है। दूसरा एक द्वितीय मत प्रणाली जो पूर्ण बहुमत के अंदर है। ये जरूर याद रखना, पूर्ण बहुमत में 2 प्रणालियां हैं, वैकल्पिक और द्वितीय। द्वितीय के अंदर है कि 3 व्यक्ति अगर चुनाव लड़ते हैं और 3 में जो 2 मुख्य होते हैं, पहली बार में 3 हो गए, फिर 2 को चुनाव होता है, जो जीत जाता है उसको दिया जाता है। इसके अलावा जो चुनाव आयोग के बारे में हमने पढ़ा कि चुनाव क्या है, जनता का अपने प्रतिनिधित्व को चुनना। चुनाव आयोग के बारे में आप जाना कि चुनाव कैसे होते हैं और चुनाव आयोग क्या कार्य करता है। जी, तो ये तो सब बातें रही चुनाव आयोग के बारे में, किस तरह से नियुक्ति होती है, क्या कार्य और शक्तियां होती हैं और कौन कौन सी प्रणालियां हैं और किस प्रकार हमें वयस्क मताधिकार मिला और क्या चीज़ है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। और सर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे स्टूडियो आए और आपने हमारे सुनने वालों को इतनी अच्छी और बेहतरीन जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।